हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक कुमार शुक्ला और आप देख रहे हैं मोबाइल क्लासेस। आज की इस वीडियो का टॉपिक है पाषाणकालीन संस्कृति। पाषाणकालीन संस्कृति। और आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल संस्कृति को। दोस्तों, यह वह समय था जब मनुष्य और जानवरों में कोई विशेष अंतर नहीं था। मानव का जीवन पत्थर से बने उपकरणों पर आश्रित था। आइए प्रागैतिहासिक संस्कृति के चरणों को चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक बात और, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, पाषाणकालीन संस्कृति वह समय था जब पाषाण के साथ मनुष्य का विशेष संबंध था। हमने अपने पहले वीडियो में आपको इतिहास के विभाजन के बारे में बताया था। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इतिहास का विभाजन जो है वो 3 भागों में किया गया है। पहला है प्रागैतिहास, दूसरा है आद्य इतिहास और तीसरा है इतिहास। तो प्रागैतिहास का मतलब था कि ऐसे टाइम पीरियड को जिसमें कि पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो, और इतिहास के निर्माण में सिर्फ जो है वो पुरातात्विक साक्ष्यों का ही उपयोग किया जाता है, जिसमें लिपि एवं लेखन का विकास नहीं हुआ हो। आद्य इतिहास मतलब लिखित साक्ष्य मिलते हैं गूढ़ लिपि के कारण, अपठनीय होने के कारण, वैदिक काल में मौखिक शिक्षा व्यवस्था होने के कारण हम ऐसे टाइम पीरियड को आद्य इतिहास में रखते हैं या प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। और हिस्ट्री मतलब पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य जो दोनों उपलब्ध हों और उनका वाचन भी सही ढंग से किया जा सके। तो ऐसा जो टाइम पीरियड आता है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आता है, जहाँ की विदेशी विवरणों की सहायता से, पुरातात्विक साक्ष्यों की सहायता से और जो हमारे यहाँ साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं उनकी सहायता से भी हम इतिहास का निर्माण करते हैं। तो आज हम प्रागैतिहासिक टाइम पीरियड के संदर्भ में देखेंगे कि पाषाण काल वह समय था जब मनुष्य और जानवरों में कोई विशेष अंतर नहीं था। मानव का जीवन जो है वो पत्थरों से बने उपकरणों पर निर्भर था। उन्हीं उपकरणों की सहायता से मनुष्य जो है वो जंगली जानवरों का शिकार करता था और अपना जीवन यापन करता था। तो पाषाण काल का जो समय है उसको हम 3 भागों में बांट करके, जैसे ही उपकरणों की उत्कृष्टता को देखते हुए 3 टाइम पीरियड में इसको बांटते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इनको भी जो उपकरण थे उनकी ही उत्कृष्टता के आधार पर इन 3 कालखंडों में इनको बांटा गया है। तो आइए देखते हैं हम निम्न पूरा पाषाण काल। भारत में जो पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान शुरू हुआ वो सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में जो भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूट फूस जो थे, उन्होंने ही मद्रास के पास स्थित पल्लवरम नामक, दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कि सबसे पहले भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान कब शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू किया गया, कहाँ से पूरा पाषाण काल का
पाषाण उपकरण प्राप्त किया गया। तो ये जो नोट है इसको आप लोग याद रखिए कि भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम नामक स्थान से पूरा पाषाण काल का एक पाषाण उपकरण प्राप्त किया। यह पाषाण उपकरण क्या था? यह एक हैंडएक्स था। हैंडएक्स मीन्स हाथ की कुल्हाड़ी। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे उन्हें एक हाथ की कुल्हाड़ी जो मद्रास के पास स्थित पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त हुई। यहीं से शुरू होता है पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान। तो आइए निम्न पुरा पाषाण काल को देखते हैं। तो जब हम निम्न पुरा पाषाण काल को देखते हैं तो यहाँ हम पाते हैं कि दो संस्कृतियां यहाँ थी। एक था चापर चापिंग पेबुल संस्कृति या सोहन संस्कृति, ये उत्तर भारत की थी, और दक्षिण भारत में एक चल रही थी उसी समय संस्कृति जो हैंडएक्स संस्कृति या मद्रासीय संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तो चापर चापिंग जो था, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये चापर चापिंग और पेबुल होता क्या है। तो पेबुल मतलब पत्थरों के टुकड़े जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने व सपाट हो जाते हैं। ऐसे पत्थर जो पानी में बह करके नदियों में, तालाब, झरनों में जो पत्थर के टुकड़े होते हैं वो पानी के बहाव में रगड़ खा करके चिकने और सपाट हो जाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? पेबुल। अब चापर जो होता है दोस्तों, जो चापर होता है, चापर वह होता है जो इन पेबुल जो फलक होती है, पत्थर जैसे है ये, तो इसके एक तरफ जो धार निकाली जाती है पत्थर में, वो तो होता है चापर। और चापिंग में जो है वो दोनों तरफ धार निकाल दी जाती है। पत्थर के दोनों तरफ जब धार निकाली जाती है तो वो चापिंग कहलाता है। तो ऐसे उपकरण जो जिनके धार जो है वो दोनों तरफ से निकाली जाती थी वो द्विधारी या बाइफिशियल होते थे, और दोनों किनारों पर धार बनाई जाती थी, वो चापिंग कहलाता था। तो ऐसे उपकरण जहां से प्राप्त हुए उन्हें जो है चापर चापिंग या पेबुल संस्कृति का नाम दिया गया। तो ये उपकरण जो है वो सोहन नदी घाटी जो पाकिस्तान में सर्वप्रथम जो खोज भी हुई वो पंजाब की सोहन नदी घाटी से खोज हुई। ये पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब है और यहाँ की ही सोहन नदी से ये उपकरण प्राप्त हुए सर्वप्रथम। तो इसीलिए इस संस्कृति का नाम सोहन संस्कृति भी रखा गया है। अब दोस्तों अगर देखें तो परीक्षा के दृष्टिकोण से हम देखें तो निम्न पुरा पाषाण काल में जो प्रमुख उपकरण यूज किए गए हैं उनसे क्वेश्चन बनता है, या प्रमुख केंद्र जो हैं जो अभी तक खोजे गए हैं वहां से बनता है क्वेश्चन। तो इसी को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ते हैं कि निम्न पुरा पाषाण काल के औजार क्या थे और उनका निर्माण किन पत्थरों से किया गया था। तो निम्न पुरा पाषाण काल जब चल रहा था जिस दौर में, उस समय जो भद्दे पत्थर थे उन्हीं के द्वारा, उनमें न तो विशेष रूप से कोई पॉलिश किया गया था, न उनका निर्माण बहुत अच्छे टाइप के पत्थरों से किया गया था। उपकरणों का जो निर्माण था वो क्वार्टाइज नामक पत्थर से किया गया था। उसमें मुख्य उपकरण जो था वो हाथ की कुल्हाड़ी थी, हैंडएक्स,
तक्षणी थी, काटने वाला उपकरण था जो प्रमुख था। अगर निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख केंद्रों की बात की जाए तो इसमें पंजाब की सोहन नदी घाटी, पाकिस्तान, और यहीं से चौंतरा से प्राप्त उपकरण जो थे, चौंतरा से जो प्राप्त उपकरण थे उन्हें उत्तर एवं दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल कहा जाता है। तो चौंतरा से जो उपकरण प्राप्त हुए उनमें जो है बड़ी संख्या में हैंडएक्स, क्लीवर और तक्षणी, ये सारी चीजें, जैसे दक्षिण भारत में जो उपकरण मिल रहे थे और जो उत्तर भारत में उपकरण मिल रहे थे। तो चौंतरा एक ऐसा स्थान है जहां से दोनों प्रकार के औजार प्राप्त हुए, पत्थरों के दोनों प्रकार के औजार प्राप्त हुए, जो दक्षिण में मिल रहे थे और जो उत्तर में मिल रहे थे। तो इसीलिए चौंतरा को उत्तर एवं दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, चौंतरा जो है वो मुख्य है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चौंतरा जो है वो उत्तर एवं दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल है। अब दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत की कोरतलयार नदी घाटी जो है, यहाँ के दो स्थानों से, जैसे एक तो है बदमदुरै और अतिरपक्कन, तो यहाँ से दोनों जगह से जो है वो बड़ी संख्या में औजार प्राप्त हुए हैं निम्न पुरापाषाण काल के। तो इनको याद रखिएगा, ये जो बदमदुरै और अतिरपक्कन है, यहाँ से बड़ी संख्या में हैंडएक्स, क्लीवर, फलक उपकरण, ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं जो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बदमदुरै जो है, वो जो बदमदुरै साइट है वो किस पुरापाषाण काल से संबंधित है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल से। तो ये याद रखिए कि बदमदुरै, अतिरपक्कन, ये और पंजाब की सोहन नदी घाटी, ये सारे जो हैं वो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। अब और भी देखिए तो मद्रास का समीपवर्ती क्षेत्र, जैसे पल्लवरम, अभी आपने देखा कि वहीं से शुरुआत ही हुई भारत में पाषाणकालीन सभ्यता के अनुसंधान का। जो भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, जिन्होंने 1863 में वहां से पहला हैंडएक्स प्राप्त किया था। तो मद्रास का समीपवर्ती क्षेत्र जो पल्लवरम है, याद रखिए दोस्तों, पल्लवरम, बदमदुरै, अतिरपक्कन और सोहन नदी घाटी, ये सारी साइटें जो हैं वो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश की सिंगरौली बेसिन, उत्तर प्रदेश की जो सिंगरौली बेसिन है ये भी निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी है वो भी, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, जहाँ की गुफाओं में चित्रकारी मिलती है, उस समय की चित्रकारी, कई लाख वर्ष पूर्व की जो चित्रकारी है वो भीमबेटका के मध्य प्रदेश से, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, वहां से भी निम्न पुरापाषाण काल के औजार मिलते हैं। इसमें कर्नाटक की कृष्णा और तुंगभद्रा नदी घाटी भी है, महाराष्ट्र की गोदावरी तथा उसकी सहायक प्रवरा घाटी भी महत्वपूर्ण है, गुजरात की साबरमती तथा माही नदी घाटी आदि महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो इनके जो प्रमुख केंद्र हैं इनको आप अच्छे से रट लीजिए, क्वेश्चन यहीं से मुख्य रूप से बनता है। दोस्तों अगर देखें तो आप पाएंगे कि जो भी क्वेश्चन बना हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो या तो मुख्य उपकरण में है कि हाथ की कुल्हाड़ी किस काल की थी, जो काटने वाले उपकरण थे वो किस काल के हैं, क्वार्टाइज जो पत्थर है उसका निर्माण जो है उपकरणों में किया जाता था वो किस समय किया जाता था, किस पाषाण काल के दौरान इसका उपयोग किया जाता था और इसके प्रमुख केंद्र क्या थे। तो आप ये ध्यान रखिए, याद रखिए कि सोहन नदी घाटी, चौंतरा, बदमदुरै, अतिपक्कम,
अल्लवरम, सिंगरौली बेसिन, बेलन घाटी, भीमबेटका, कर्नाटक की कृष्णा तुंगभद्रा, महाराष्ट्र की गोदावरी उसकी सहायक, प्रवरा घाटी, गुजरात की साबरमती और माही नदी घाटी आदि महत्वपूर्ण केंद्र थे। कहाँ के? निम्न पुरा पाषाण काल के। अब हम बात करेंगे मध्य पुरा पाषाण काल की। मध्य पुरा पाषाण काल में हम देखेंगे कि फलकों की अधिकता है। जो फलक उपकरण हैं उनकी अधिकता कहाँ प्राप्त मिलती है? मध्य पुरा पाषाण काल में। तो मध्य पुरा पाषाण काल को ही क्या बोलते हैं हम? फलक संस्कृति। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि फलक संस्कृति का संबंध किस पुरा पाषाण काल से है, तो दोस्तों आप चूकिएगा मत और वहां आप लगाइएगा कि मध्य पुरा पाषाण काल का संबंध जो है वो फलक संस्कृति से है। अब देखते हैं इसके प्रमुख उपकरण क्या क्या थे। तो यहाँ प्रमुख उपकरण आपको मिलेंगे स्क्रैपर, ब्यूरिन, बेधक, लघुकाय जो है, सुंदर हैंड एक्स। देखिए यहाँ उपकरणों की उत्कृष्टता के आधार पर ही इन कालों का निर्धारण किया गया है। जैसे पहले निम्न पुरा पाषाण काल में आपने देखा कि केवल जो है वो हैंड एक्स था, हाथ की कुल्हाड़ी थी, जो कि किसी प्रकार से बहुत ज्यादा उत्कृष्ट नहीं हुई थी। वो बड़ी थी, भद्दी किस्म के पत्थरों से बनी हुई थी। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो लघुकाय थोड़ी छोटी हो गई और सुंदर पत्थरों के द्वारा निर्मित की गई हैंड एक्स, क्लीवर उपकरण मिलते हैं। तो ये सारे जो उपकरण या औजार हैं ये मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं। और मुख्य पत्थर देखिए यहाँ हो गया क्वार्टाइट, चर्ट, जैप्सर, फ्लिंट। इन पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा मध्य पुरा पाषाण काल में। यह वह काल था जब एक तरफ निम्न पुरा पाषाण काल से हम आगे की ओर बढ़ रहे थे और अभी तक उच्च पुरा पाषाण काल शुरू नहीं हुआ था। तो ये उच्च पुरा पाषाण काल, जो उच्च पुरा पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल, उसके और निम्न पुरा पाषाण काल, पाषाण काल के मध्य का समय है। इसीलिए इसे मध्य पुरा पाषाण काल कहा जाता है। अब आपने ये देख ही लिया कि इसके प्रमुख उपकरण क्या थे, मुख्य पत्थर क्या थे। प्रमुख केंद्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रमुख केंद्र जो था वो मध्य पुरा पाषाण काल में ये महाराष्ट्र में निवासा, बिहार में सिंहभूम और पलामू जिला, उत्तर प्रदेश में चकिया, चकिया जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, सिंगरौली बेसिन, मिर्जापुर, बेलन घाटी इलाहाबाद, इलाहाबाद का बेलन घाटी जैसे मांडा के पास है, और मध्य प्रदेश में भीमबेटका। भीमबेटका जो है वो महत्वपूर्ण है अपनी चित्रकारी के लिए। यहाँ गुफाओं पर अत्यधिक मात्रा में पाषाणकालीन चित्रकारी प्राप्त होती है। और ऐसे ही अनेक पुरा स्थल से उपकरण और औजार प्राप्त हुए हैं जो मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं उच्च पुरा पाषाण काल की ओर। उच्च पुरा पाषाण काल वह समय था जब मनुष्य जो है वो ब्लेड का उपयोग करने लगा। ब्लेड एक औजार था जिसमें पाषाण फलक जो जितना वो चौड़ा होता था उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी होती थी, और दोनों तरफ जो है वो दोनों तरफ इसमें धार बनाई जाती थी और ये कहा जाता था इसको ब्लेड। तो ये उच्च पुरा पाषाण काल का प्रधान उपकरण था। इसके प्रमुख उपकरणों की बात करें तो इसमें ब्लेड तो मुख्य ही है, स्क्रैपर है, छिद्रक है, बेधक है और धारदार अन्य उपकरण हैं। पाषाण के अतिरिक्त यहाँ देखिए एक
और चेंजिंग आई कि जो पत्थर था, पत्थर के साथ साथ इन्होंने हड्डियों से बने हुए कुछ उपकरण भी प्राप्त किए हैं। तो इस समय जो है वो एक चेंजिंग देखने को मिली कि मानव जो है वो अपने औजारों को उत्कृष्ट बना रहा था। यहाँ उन्होंने पाषाण के साथ साथ जो है वो हड्डियों का उपयोग करना भी शुरू कर दिया, और यहाँ जो है हड्डियों से बने औजार भी इस काल में प्राप्त होने लगे। इसका एक उदाहरण जो है वो आपको मिल जाएगा इलाहाबाद के बेलन नदी घाटी से। तो जो इलाहाबाद की बेलन घाटी है उसमें स्थित लोहदा नाले से मिली हुई अस्थि निर्मित मातृदेवी की मूर्ति। क्वेश्चन पूछता है कि इलाहाबाद के बेलन घाटी में स्थित लोहदा नाले से मिली हुई अस्थि निर्मित मातृदेवी की मूर्ति किस पाषाण काल से संबंधित है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप जो है वो तुरंत क्वेश्चन सही कर सकते हैं अगर आपने ये पढ़ रखा है कि इलाहाबाद के बेलन घाटी में स्थित लोहदा नाले से मिली हुई अस्थि निर्मित मातृदेवी की मूर्ति जो है वो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। तो उच्च पुरापाषाण काल में मानव जो है वो पत्थरों के साथ साथ हड्डियों से बने हुए उपकरण का भी उपयोग करना शुरू कर दिया। यहाँ भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है, रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका जो साइट है ये तीनों कालखंडों से निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। यहाँ से नीले रंग के कुछ पत्थर मिले। उन नीले रंग के कुछ पत्थरों को वाकड़कर महोदय ने कहा कि वाकड़कर महोदय जो है वहां रिसर्च किए हैं भीमबेटका पर वाकड़कर महोदय का बहुत बड़ा रिसर्च है। उनके अनुसार जो नीले रंग के कुछ पत्थर भीमबेटका से प्राप्त हुए, उन्होंने कहा कि इनके द्वारा चित्रकारी के लिए रंग तैयार किया जाता होगा। उनके अनुसार क्या किया जाता होगा, इन नीले पत्थरों का चित्रकारी के लिए रंग तैयार किया जाता होगा क्योंकि वहां की गुफाओं पर कई 100 चित्र बने मिले हैं दोस्तों। हाँ, तो भीमबेटका अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिए, कई बार बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है वो किस साइट से मिलती है। तो साइट का क्या नाम है, भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। इसके प्रमुख केंद्रों की बात की जाए उच्च पुरापाषाण काल के, तो यहाँ जो है बेलन व सोन नदी घाटी उत्तर प्रदेश, सिंहभूमि बिहार, भीमबेटका, बाबुरी रामपुर, बागौर मध्य प्रदेश, इनाम गांव महाराष्ट्र, रेणीगुंता बेमुला कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश और बूढ़ा पुष्कर राजस्थान आदि अनेक साइटें हैं जो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि उच्च पुरापाषाण काल जो है वो अपने उपकरणों की प्रधानता जो है वो ब्लेड के रूप में है। तो ब्लेड अगर पूछे परीक्षा में कि ब्लेड जो है वो किस काल का प्रमुख उपकरण है, तो आप लगाएंगे कि उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित उपकरण क्या है, वो ब्लेड है। तो आइए कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी निगाह डाल लेते हैं। जैसे इस समय मनुष्य का जीवन जो था वो पूर्णतया प्राकृत था। आखेट पर निर्भर थे मनुष्य, भोजन मांस व कंदमूल खाते थे। भोजन में क्या प्रमुख था, मांस व कंदमूल।
अग्नि के उपयोग से अपरिचित थे। यहाँ जो है अग्नि के उपयोग से अपरिचित थे। अग्नि का ज्ञान था उन्हें, लेकिन वो उसका उपयोग करना नहीं जानते थे। इस कारण से वो मांस को कच्चा ही खाते थे। यहाँ कंफ्यूज हो जाता है आदमी की अग्नि जो है, अग्नि का ज्ञान कब हुआ? तो अग्नि का ज्ञान ऐसा नहीं कि उनको नवपाषाण काल में हुआ। अग्नि का ज्ञान उन्हें पहले ही था, लेकिन वो उसके उपयोग से अपरिचित थे। आगे चल करके वो इसके उपयोग से परिचित हो गए और मांस को फिर उन्होंने पका कर खाना शुरू कर दिया। अभी इस जो पूरा पाषाण काल है, यहाँ जो है वो मांस को कच्चा ही खाया जाता था। निश्चित निवास नहीं था, गुफाओं में रहते थे। एक जगह गुफा छोड़े दूसरी जगह, खाना बदोश जिंदगी थी। जैसा कि मैंने बताया ना कि मानव और जानवरों में कोई विशेष अंतर नहीं था, घूमते रहते थे। जीवन जो है वो खाना बदोश था, वो घुमक्कड़ थे। जहां भोजन देखे वहीं रुक गए, खाना खाए, शिकार किए, आगे बढ़े। तो इस ढंग से मनुष्य जो है वो धीरे 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 आगे बढ़ता गया और अपना जीवन यापन करता। कृषि कार्य नहीं था, पशुपालन नहीं था, इन दोनों चीजों से परिचित नहीं थे। पशुओं को तो मार के खा जाते थे, तो पशुपालन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ जो है वो कृषि कार्य और पशुपालन दोनों से परिचित नहीं था मानव। बर्तनों का निर्माण था ही नहीं, इनके उपयोग की कोई जानकारी नहीं थी। मानव केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था, उसे उत्पादक बनने का तो कोई सवाल ही नहीं था। वो तो केवल उपभोक्ता था, शिकार करता था, खा जाता था। तो जब पशुपालन नहीं था, कृषि कार्य नहीं था, तो वो उत्पादक के रूप में नहीं जाना जाता। यहाँ सिर्फ जो है वो खाद्य पदार्थों के उपभोक्ता के रूप में मानव जाना जाता है। और मनुष्य एवं जंगली जानवरों के रहन सहन में कोई विशेष अंतर नहीं था। मनुष्य और जानवर एक जैसे ही रहते थे और एक ही जगह निवास करते थे, जंगल में रहते थे। वो भी पेड़ों पर सोता था, वो भी गुफाओं में रहता था, जंगल और जानवर भी एक साथ ही रहते थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो मध्य पाषाण काल या मीसोलिथिक एज से रिलेटेड होगा, और टॉपिक जो है वो मध्य पाषाण काल होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।